हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको शब्द रचना यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसे करके हमने आपको शब्दों के बारे में जानकारी कराई थी। तो हमने पूरी क्लास में सभी तथ्यों पर बात कर ली थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए, आपके रिवीजन को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं मात्र 20 प्रश्नों का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें जो 20 प्रश्न दिए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में से कुछ भी बच के नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपसे यही मेरी अपील है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रोजाना की भांति निवेदन करता हूँ कि हिंदी विद निराला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। पहला प्रश्न, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हमने पिछली क्लास में बताया था, तो आप बताएंगे अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो वैसे तो हमने बता दिया था आपको, परंतु आज हम आपका रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए फिर बताएंगे। नंबर 1, समानार्थी। नंबर 2, एकार्थी। नंबर 3, अनेकार्थी। नंबर 4, विपरीतार्थक। ये 4 मुख्यतः क्या हैं? शब्द। समानार्थी, जो समान, हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के अर्थ समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी कहते हैं। एकार्थी, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थी, जिन शब्दों के अर्थ अनेक अर्थ होते हैं, क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी। विपरीतार्थक यानी विलोम, समझो एक तरह विलोम, वो ये शब्द 4। अब 5वां शब्द है, 5वां भी है, 5वां वो गिना नहीं जाता है, इन्हीं में से है। तो वो है समश्रुति, श्रुति सम। तो वो ये गिना नहीं जाता है, क्योंकि ये चारों जो हमने शब्द बताए हैं, इन्हीं में से लेकर के वो बनाया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो शब्द ऐसे होते हैं, उच्चारण करने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है। तो इन्हीं में से लिया गया है ये, तो इसलिए इनको इसे गिनती में नहीं गिनते हैं। ये मुख्यतः कितने? 4 प्रकार के। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रयोग। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर हम कहेंगे 2 प्रकार के। और अगर ये कह दे कि विकार के आधार पर, विकार या
प्रयोग एक ही बात है। याद रखेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। बात करें विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। ये लिंग वचन कारक के आधार पर इनमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए क्या है, विकारी। इनमें विकार यानी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी कौन से होते हैं? अविकारी को अव्यय शब्द भी कहते हैं। ये कौन कौन से? नंबर 1 अविकारी शब्द, तो नंबर 1 है क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, और 2 तो हो गए। अब तीसरा समुच्चय बोधक, 3 हुए। चौथा है विस्मया दि बोधक अव्यय। तो ये 4 हो गए। इनमें कोई भी विकार नहीं होता है, लिंग वचन कारक के आधार पर कोई भी विकार नहीं हो सकता, इसलिए ये अविकारी है। तो इसका सही उत्तर क्या था? 2, विकल्प ए। तीसरा प्रश्न है स्क्रीन पर, इनमें कौन सा शब्द योग ऋण शब्दों की श्रेणी में आता है? तो योग ऋण शब्द हमने कौन से बताए थे? योग ऋण शब्द कौन से बताए थे? हमने बताया था कि जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर, रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि जिनके खंड न किए जा सके कोई, तो जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं, क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। यानी यहाँ बात पता चल रही है, योग का मतलब होता है जोड़, और रूढ़ का मतलब रूढ़ शब्दों से। तो जब इन्हें जोड़ेंगे दोनों को, तो एक योग रूढ़ शब्द का निर्माण होगा, जो तीसरा अर्थ हमें प्राप्त कराएगा। जैसे हमने क्या लिया? पंकज लिया, पंक प्लस जय, मतलब ये कहने का मतलब है कि क्या ये रूढ़ शब्द हैं, इनके खंड नहीं किए जा सकते। अब इसका पंक का खंड कर सकते हैं क्या? माना कि ये खंड कर दिए 2, क्या अर्थ है? कुछ अर्थ नहीं निकला इसका। और न जय का, तो ये 2 योग रूढ़ शब्द मिलकर के ये एक योग रूढ़ शब्द का निर्माण करते हैं, योग रूढ़ शब्द का। तो ये योग रूढ़ क्या है? देवदूत भी नहीं, नारीत्व, पाठशाला, ये तीनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दशानन। देखो दशानन को देखो, दशानन 10 धन आनंद, क्या इनका दो खंड हो सकते हैं इनके? अगर द और ये अलग कर दिए जाएं तो क्या कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। आ अलग कर दिया जाए, नन अलग कर दिया जाए, कोई निकला अर्थ? नहीं निकला। तो ये क्या है? इसका सही उत्तर होगा दशानन, जो मतलब 2 रूढ़ शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है योग ऋण, जो तीसरा अर्थ प्राप्त कराता है हमें।
बात करें अब चौथे प्रश्न की, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द, रूढ़ का मतलब है कि जिनके क्या न किए जा सके, खंड न किए जा सके। तो दूध वाला दो खंड हो सकते हैं, घुड़सवार हो सकते हैं, गोपाल हो सकते हैं। तो ये क्या है? नाक। नाक, ना, धन के अलग कर दिए दो, क्या इनका कोई अर्थ है? नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? नाक। ये रूढ़ शब्द है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द है, क्या है? योग रूढ़ है, संकर है, या यौगिक है, या तद्भव है? तो हम बात करें योग रूढ़, हमने शब्द बताया कि दो रूढ़ शब्द मिलकर के योग रूढ़ का निर्माण करते हैं। संकर, जिनमें हिंदी अंग्रेजी कोई भी भाषा हो उनका मिश्रण होता है। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। किनसे? दो या दो से अधिक, दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। शब्दों से मिलकर बनते हैं किंतु कोई तीसरा अर्थ नहीं देते, वो कोई तीसरा अर्थ नहीं देते, जैसे योग रूढ़ देता है। ये क्या है? और इसमें क्या है? यौगिक। ऐसे तो अब दूसरी बात बताई जाए कि ऐसे शब्दों के दोनों खंड सार्थक होते हैं। जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, दो या दो से, तो उनके सार्थक, उनके अर्थ निकाले जा सकते हैं। अब बात करें हम एक शब्द लेकर के, माना विद्यालय लिया, जब इसको हम तोड़ेंगे, विद्या धन आलय, तो विद्या का अपना अर्थ है ज्ञान, आलय का मतलब मंदिर बोल लो या घर। तो अपने दोनों को अलग अलग अर्थ है। जब दोनों हम मिलाएंगे तो क्या कहेंगे? इसको विद्यालय यानी विद्याघर। विद्यालय, विद्या का घर, विद्या मंदिर, या ये ऐसे करके कहेंगे। तो इसका कोई भिन्न अर्थ नहीं निकला, इसी का अर्थ निकला, मतलब मिला जुला अर्थ निकला। तो ये अनुशासन क्या है? यौगिक। और हमने एक चीज़ और बताई थी आपको कल कि ये संधि से मिलकर बनता है, संधि होती है, समास से भी और उपसर्ग लगने से भी इसका निर्माण होता है, और पीछे क्या? प्रत्यय लगने से भी। तो यहाँ क्या है? अनुशासन, अनुसान हो गया है, यहाँ अनुशासन होगा। क्या होगा? अनुशासन। अनुशासन, यहाँ अनुशासन है, अनुशासन। तो इसमें उपसर्ग क्या है? अनु है, धन, शासन। तो इसमें क्या हुआ? ये उपसर्ग, हमने बताया था कि उपसर्ग लग के भी बन सकता है यौगिक शब्द। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या हुआ? यौगिक। अब बात करें, निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द हमने बताया था, जब दो रूढ़ शब्द मिलकर के कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द। तो यहाँ जलज है। जलज किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। जल यानी जल माने जल में जन्म लेने वाला, तो क्या है? जलज, कमल हुआ यहाँ। ये तीसरा अर्थ दे रहा है जलज किसको? तीसरा, यानी दो रूढ़ शब्द तो मिले परंतु उन्होंने अपना अर्थ न दे करके ये तीसरे को, किसको? कमल को इंगित कर रहा है, बता रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा जलज। बात करें प्रश्न की, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़, तो हम कहेंगे चक्र। चक्र अपने आप में, पाणी,
चक्रपाणी योग ऋण। तो ये तीसरे को देंगे चक्रपाणी, यानी भगवान विष्णु को। किसको? विष्णु को। विष्णु को, ये शब्द विष्णु को इंगित कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? चक्रपाणी। बात करें काजू शब्द किस विदेशी भाषा से आया है, तो हम कहेंगे पुर्तगाली, अंग्रेजी, अरबी, जापानी। नहीं, इनमें से कोई नहीं, हम कहेंगे फ्रांसीसी भाषा का ये शब्द है काजू। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांसीसी। ये इसका सही उत्तर होगा, इनमें से कोई उत्तर नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? नीलकंठ। तो नीलकंठ किसको इंगित कर रहा है? किसको? तो हम कहेंगे शिव को। जो तीसरा अर्थ देता है वो क्या होता है? योग ऋण होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? योग ऋण। ऐसे यहाँ पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़ हैं, यौगिक हैं, योग रूढ़ हैं या मिश्रित हैं? तो हमारा कहने का मतलब है पंकज। हमने बताया था पिछले उदाहरण दे करके, अगर इनके खंड किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये रूढ़ शब्द हैं। जब रूढ़ शब्द दो मिलकर के एक आपस में एक शब्द का निर्माण करते हैं तो वो क्या करते हैं? हम कहेंगे योग रूढ़ शब्द का निर्माण करते हैं। तो क्या हुआ? ये पंकज, जलज क्या हुआ? योग ऋण शब्द हुआ। इसका सही उत्तर हुआ योग ऋण। निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? ये देशज होता है जो एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाला, यानी बोलियां या उपभाषाओं से निकला हुआ शब्द क्या कहलाता है? देशज। सुंदर है? नहीं, सुंदर का तो दुनिया में मतलब प्रयोग किया जाता है, पूरे भारतवर्ष में मान लो। अंगूठा तो दुनिया में बोला जाता है, साइकिल भी। परंतु यहाँ फटाफट एक क्षेत्र विशेष का शब्द है, तो ये इसका सही उत्तर होगा फटाफट। बात करें निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? हम कहेंगे मध्य। मध्य का मतलब बीच होता है, बीच में। ये भी विदेशज नहीं है। मयूर भी नहीं, मोर को कहते हैं। वचन भी नहीं, परंतु ये टिकट है। ये क्या है? विदेशज शब्द है। विदेशज क्या है? विदेशज। तो इसका सही उत्तर क्या है? विदेशज। बात करें कैंची की। कैंची शब्द है अरबी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। तो हम कहेंगे इन तीनों में से किसी का भी नहीं। तो किसका है? तुर्की भाषा का शब्द है क्या? कैंची। कैंची किसका है? तुर्की भाषा का। चलते हैं, बात करें निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। क्या नहीं है? एक अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? लालटेन अंग्रेजी भाषा का है? रेल अंग्रेजी भाषा का है क्या? इंच अंग्रेजी भाषा है क्या? कूपन अंग्रेजी भाषा का है क्या? तो हम कहेंगे कूपन अंग्रेजी भाषा का नहीं है, बाकी सभी अंग्रेजी भाषा के हैं। कूपन किसका है? कूपन जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का है कूपन। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर, तो इसका सही उत्तर होगा
3। व्युत्पत्ति कह लो, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हुए, या कह लो इन्हें रचना के आधार पर कह लो, या कह लो बनावट के आधार पर कह लो। तो ये कितने प्रकार के? 3। अब ये कौन कौन से हैं तो हम पढ़ते चले आए हैं। रूढ़, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, तीसरा यौगिक शब्द। ये कौन से हैं? ये व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर ये शब्द हैं। आपको इसका सही उत्तर होगा वी, यानी 3। अश्रु, अश्रु शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से हिंदी भाषा में लिए जाते हैं। तो ये अश्रु है, हिंदी भाषा में लिया गया है, ये है तत्सम संस्कृत भाषा का शब्द। और इसका अश्रु का तद्भव क्या होगा? हम कहेंगे आंसू होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तत्सम। व्युत्पत्ति के आधार पर फिर आ गया, तो 3 है इसका आंसर, 3। अश्रु फिर रिपीट हो गया, तो इसका क्या बताया था हमने? तत्सम। अब बात करें इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। तो हमने विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के बारे में हमने पहले बात कर ली थी, प्रयोग के आधार पर जो पूछा गया था प्रश्न। तो इसमें विकारी शब्द क्या है? संज्ञा। संज्ञा के बाद क्या आता है? सर्वनाम भी है। और क्या है? विशेषण भी है। और क्या है? क्रिया है। तो ये क्या है? विकारी शब्द, क्योंकि लिंग वचन कारक के आधार पर इनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये क्या है? संज्ञा। इसका सही उत्तर है संज्ञा। परंतु ये क्रिया विशेषण क्या? अविकारी है। विस्मयादिबोधक क्या है? अविकारी है। संबंधबोधक अविकारी है। और बताओ कौन सा है? और एक बताओ। तो एक है समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है वो? अविकारी है। चारों के चारों पता लग गए। जब अगर पूछे कि दोनों विकारी और अविकारी तो 8 हो गए, विकारी पूछे तो 4 हो गए, अविकारी पूछे तो 4 हो गए। और यहाँ पर पूछा है कि विकारी शब्द कौन सा है, तो हम कहेंगे विकारी संज्ञा है। इसका सही उत्तर वह संज्ञा। अब बात करते हैं इस प्रश्न की, किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने बताए थे 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो यहाँ उपसर्ग नहीं, प्रत्यय नहीं, संधि नहीं, ये कोई नहीं। एकार्थी अनेकार्थी ये अर्थ के आधार पर। तत्सम, अर्धतत्सम, देशज ये भी नहीं। तत्सम, तद्भव, देशज और आगत का मतलब है जो विदेश से आया है, किसी दूसरी भाषा से आया है, तो क्या है? आगत। तो ये इसका सही उत्तर हुआ तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, यानी ये उत्पत्ति के आधार पर हैं ये चारों के चारों शब्द। तो यहाँ हुए 20 प्रश्न। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। तो दोस्तों अपनी बात को विराम देने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें। दोस्तों एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल क्या होगा? अप, यानी हाई होगा। और आप अगर
ऐसा इस तरह का सहयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारा डाउन भी रहे, परंतु हम निरंतर काम करते रहेंगे आपके बीच में, हम निरंतर काम करते रहेंगे और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अपनी इन बातों को विराम देते हैं और सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।